तो अभी हम बात करेंगे ADHD की। डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट कैसे है? डायग्नोसिस को आप असेसमेंट भी कह सकते हैं। डायग्नोसिस मतलब ये फाइंड आउट करना कि ADHD है कि नहीं है, और असेसमेंट का मतलब किस टाइप का है या किस लेवल का है। और पता चल गया कि डायग्नोसिस में आ गया कि ADHD है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट के कोई चांस है कि नहीं है, या सोचें कि बच्चे में है तो अडल्टहुड तक रहेगा। क्या तरीके हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। हमने क्या देखा कि हम ADHD कब कहते हैं? हम तब कहते हैं अगर ADHD से होने वाली दिक्कत किसी में परसिस्टेंट है और परवेसिव है। परसिस्टेंट मतलब लंबे समय से चली आ रही है और इससे उसको रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत आ रही है। अब ये जो रोजमर्रा के काम है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, उसके इन्वायरमेंट के ऊपर वेरी कर जाएंगे, उसकी स्कैफोल्डिंग पे वेरी कर जाएंगे कि और कितने लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं काम करने में। लेकिन दो कारण हम इसमें जरूर देखेंगे कि वो जो दिक्कत है जिसके कारण कोई इंडिविजुअल ADHD के डायग्नोसिस पे पहुंचता है, वो कारण उसकी जो डेली एफिशिएंसी है उसको कम करते हैं। और कोई ये नहीं कि एक आध बार कोई सिम्टम नजर आ गया, ये सिम्टम लंबे समय तक नजर आते हैं। जैसे ADHD में हम कहते हैं इनअटेंशन, तो हर बंदा कभी ना कभी इनअटेंटिव हो जाता है। और ये कारण भी है कि डायग्नोसिस क्यों नहीं हो पाता। डायग्नोसिस ना होने का भी ये कारण है कि इसके सिम्टम ऐसे हैं जो हर किसी को लगता है ये तो बड़े कॉमन सी बातें हैं, ये सभी में होती है, मेरे में भी है, तुम में है, तुम थोड़ा ध्यान दो। हाँ, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, हमें लगता है कि इन अटेंशन इज विलिंग, हमें लगता है बच्चा अपनी मर्जी से ध्यान नहीं दे रहा, तो उसको डांट के या उसको समझा के हम उसको अटेंटिव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इनअटेंटिवनेस है या हाइपर एक्टिविटी है, ये पेरेंटिंग के ऊपर या किसी की विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो जब हमें ये पता चलता है कि कोशिश करने के बावजूद भी ये सिम्टम जा नहीं रहे, तब डायग्नोसिस के लिए इंडिविजुअल पहुंचता है। तो ये जो डायग्नोसिस है इसके लिए क्या क्या टूल्स यूज होते हैं? पहला तो है कि इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं। पहली बात तो यही है कि इंडिविजुअल देखता है मेरे में इसके सिम्टम्स हैं या नहीं है, और क्या वो सिम्टम परसिस्टेंट है और परवेसिव है, यानी क्या लंबे समय से वो सिम्टम आ रहे हैं, ये नहीं कि एक आधे एपिसोड में लगातार ऐसा हो रहा है, और क्या इससे मेरा जीवन के जो दूसरे काम हैं उसको करने में दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। तो सिम्टम्स के आधार पर कई बार इंडिविजुअल खुद को डायग्नोज कर पाता है या कोई दूसरा उसको डायग्नोज कर पाता है कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है। दूसरा है इसकी हिस्ट्री। तो क्योंकि ये सिम्टम हमें डेली लाइफ में नजर आते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि ये सिम्टम कब से नजर आ रहे हैं, किस किस इन्वायरमेंट में नजर आ रहे हैं, कितने एपिसोड हो गए हैं इस चीज को हमें ऑब्जर्व करते हुए। तो उसका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेक होता है। जब भी डायग्नोसिस के लिए कोई साइकेट्रिक के पास पहुंचता है या साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है या स्कूल में काउंसलर के पास पहुंचता है, तो उनका दूसरा टूल क्या होता है कि वो हिस्ट्री को जांचे कि ये सिम्टम कितनी देर से और किस हद तक हैं। तो इस हिस्ट्री में मेडिकल हिस्ट्री भी देखी जाती है, यानी कोई मेडिकेशन की वजह से कोई ऐसे सिम्टम तो नहीं अराइज हो रहे, क्योंकि कई बार हो जाता है इनअटेंशन के सिम्टम किसी मेडिसिन के साथ भी हो सकते हैं। सिमिलरली फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है कि क्या इनकी फैमिली में किसी को ADHD डायग्नोज तो नहीं है,
क्योंकि हमने पढ़ा था कि ADHD जो है इट रन्स इन फैमिलीज। अगर एक पेरेंट हो तो भी पॉसिबिलिटी है, अगर दोनों हो तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली अगर सिबलिंग में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तब भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिविजुअल में ADHD के सिम्टम्स होंगे, इसलिए फैमिली हिस्ट्री को देखा जाता है। नेक्स्ट इज कि इनका डेवलपमेंटल रिकॉर्ड। डेवलपमेंटल रिकॉर्ड क्या होता है? डेवलपमेंटल रिकॉर्ड जो कि स्कूल्स में भी मेंटेन किए जाते हैं, साल दर साल बच्चे की एक पेन पिक्चर या एक उसका एपिसोडिक रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है कि बच्चे को किस तरह से ऑब्जर्वेशन में उसके जो एक्टिविटीज़ हैं या उसका जो बिहेवियर है या उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे टीचर की या काउंसलर की नज़र में आते हैं। क्योंकि ये लंबे समय का रिकॉर्ड होता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितनी देर से वो समस्याएं आ रही हैं। तो डेवलपमेंटल रिकॉर्ड में स्कूल के एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं और बिहेवियर के रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी को कोई काउंसलर का कोई काउंसलिंग मिला हो या कोई और किसी तरह से कोई एपिसोड ऐसे हुए हो, तो इस तरह के रिकॉर्ड्स भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट देखते हैं, जिसको स्कूल रिकॉर्ड कह सकते हैं या डेवलपमेंटल रिकॉर्ड्स कह सकते हैं। इसके बाद हम कोई एजुकेशनल या वोकेशनल या ऑक्यूपेशनल कोई थेरेपी दी गई हो या किसी को कोई सोशल फंक्शनिंग में कोई थेरेपी दी गई हो, अगर इसकी कोई थेरेपी की कोई हिस्ट्री है देन दैट कैन ऑल्सो बी टेकन इन अकाउंट फॉर डायग्नोसिस। क्योंकि ये जो लोग हैं इनका वोकेशन के प्रति भी कुछ खास वोकेशन की तरफ इनका झुकाव होता है। दे आर नॉट गुड एट क्लरिकल वर्क, दे आर बेटर एट सम एक्टिव टाइप ऑफ जॉब। तो हो सकता है कोई वोकेशनल रिकॉर्ड हो इनका कि इन्होंने कब कब जॉब चेंज करी, किस स्किल की कैपेबिलिटी है इनमें। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि ADHD का सिम्टम है दैट दे आर इम्पल्सिव, तो वो इम्पल्सिवनेस जो है वो कई बार वोकेशन और ऑक्यूपेशन में भी नज़र आ सकता है। बहुत सारे जॉब चेंज भी एक इंडिकेटर हो सकते हैं ADHD के। सिमिलरली एजुकेशनल रिकॉर्ड में आपको पता चल सकता है कि किस तरह के सब्जेक्ट्स इंडिविजुअल चूज करता है या एकेडमिक्स में किस सेगमेंट में इसको प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह के रिकॉर्ड्स दे आर आल्सो कंसिडर्ड फॉर ADHD रिकॉर्ड्स। सिमिलरली सोशल बिहेवियर में अगर किसी का सोशल बिहेवियर का हमारे पास सिम्टम था कि दे आर नॉट गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स, इनको पीयर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, या बड़े होने पे इनको फैमिली रिलेशंस में या हस्बैंड वाइफ स्पाउस के जो रिलेशंस हैं उसमें भी इनको प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसके लिए कोई इनको सोशल बिहेवियर की थ्योरी थेरेपी मिली हो, सो दैट कैन ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। सिमिलरली फैमिली के बारे में और इंडिविजुअल के खुद के बारे में कि इन्होंने कौन सी मैनेजमेंट की इन्होंने स्ट्रेटजीज अपनाई हैं टू डील विद द प्रॉब्लम। क्योंकि हमने बात करी थी कि फैमिली स्कैफोल्डिंग हो जाती है और पेशेंट खुद भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, अपने में अपने बिहेवियर में इन चीज़ों को फील करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है पेशेंट ने खुद ही कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लगाई हों जिससे उन्होंने सब्जेक्ट ऐसे चुन लिया जिसमें ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत नहीं है, या वोकेशन ऐसा चुन लिया जो इनकी ADHD के सिम्टम्स को मास्क करता है, या फैमिली ने कुछ इतना सपोर्ट दे दिया जिसकी वजह से इनके सिम्टम्स अभी तक नज़र नहीं आए। तो उन्होंने ADHD को मैनेज करने के लिए क्या कुछ किया है, इसका रिकॉर्ड भी आपके साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के इंटरेस्ट का हो सकता है। और इसके बाद इसका तीसरा हमारे पास टूल आ जाता है इंटरव्यू।
जिसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट इंडिविजुअल के साथ बातचीत करके पता लगा सकता है कि उसमें ADHD के सिम्टम हैं या नहीं। तो इंटरव्यू जो है वो पेशेंट का भी होता है और फैमिली का भी होता है, दोनों के साथ इंटरव्यू के लिए आपको बोला जा सकता है। और इसके बाद जो असेसमेंट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोस्टिक स्केल। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कई तरह का डायग्नोस्टिक स्केल्स डिवाइस किए हुए हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन है विच इज कॉल्ड एज ASRS। ASR इज अडल्ट सेल्फ रिपोर्ट स्केल। इस स्केल में हम क्या देखते हैं कि दो तरह की कैटेगरीज हैं, एक इनअटेंटिव के लिए और एक हाइपर एक्टिविटी के लिए। तो इनअटेंटिव के लिए भी 9 उसमें सेगमेंट्स है, 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसको स्केल करते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम कब आती है, कितनी बार आती है, इसके अनुसार वो लिंकट स्केल के ऊपर उसको असेसमेंट करते हैं। सिमिलरली हाइपर एक्टिविटी के भी कुछ पॉइंट्स हैं विच आर अगेन 9 इन नंबर, तो उसको भी लिंकट स्केल पे डायग्नोसिस होता है कि मेरे को ये समस्या कितनी बार आती है, कभी कभी आती है, अक्सर आती है, कभी आती है या कभी नहीं आती, इस तरह का कुछ स्केल है। तो अगर किसी इंडिविजुअल में इन 9 में से 6 सिम्टम्स नज़र आते हैं देन दैट इंडिविजुअल इज डायग्नोस्ड एज ADHD। तो अगर इनअटेंटिव के नज़र आते हैं पॉइंट्स तो उसको इनअटेंटिव बोला जाता है, अगर हाइपर एक्टिविटी के आते हैं तो हाइपर एक्टिव बोला जाता है, और अगर दोनों के आते हैं तो कंबाइंड टाइप बोला जाता है। सो दिस इज फॉर चाइल्ड। और अगर बड़ा है तो उसमें 5 आउट ऑफ 9 पे उनको डायग्नोज किया जाता है। तो ये एक डायग्नोस्टिक स्केल है। इसके सिवाय और भी कई अलग तरह के स्केल्स भी अवेलेबल हैं जिससे ADHD को डायग्नोज करते हैं। इसके सिवाय एक और टेस्ट है विच इज कॉल्ड एज TOVA। TOVA इज टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ अटेंशन। ये जो है ये कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट है। इसमें एक स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस या ऐसा स्टिमुलस दिया जाता है जो कि लैंग्वेज या कल्चर से वेरी नहीं होता, तो उसके अनुसार इंडिविजुअल को रिस्पॉन्स देने के लिए बोला जाता है, जैसे स्पेस बार दबाने के लिए बोला जाता है। तो उसके अनुसार देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल है वो कितना अटेंटिव है। तो बेसिकली जो TOVA टेस्ट है ये क्लिनिक्स में किया जाता है और इसको ये जजमेंट के लिए किया जाता है कि इसमें अपने आप को रोकने की कितनी काबिलियत है, यानी इनहिबिशन कितना है टू गिव ए रिस्पॉन्स, और कितना वो जल्दी स्टिमुलस देता है, यानी हाइपर एक्टिविटी और इनहिबिशन दोनों को जांचने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो ये जो अलग अलग तरह के जो टेस्ट हैं इससे ADHD को डायग्नोज करते हैं और इन दोनों के अनुसार इसको असेसमेंट किया जाता है। और इसके सिवाय क्योंकि ये ब्रेन की एक्टिविटी से संबंधित है इसलिए EEG से भी इसको डायग्नोज करते हैं, जिससे ब्रेन की एक्टिविटी को नापा जाता है कि उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कितने हैं, उसमें कितना एक्टिविटी हो रहा है। क्योंकि हमने ये बार बार पढ़ लिया है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी कम रहता है। सो अगर EEG की जाए तो उसमें भी ये नज़र आता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में इन लोगों की एक्टिविटी कम होती है। सिमिलरली ऑसिपिटल लोब जो है उसमें इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है विच इज़ रिलेटेड टू ओवर स्टिमुलेशन। तो इस तरह से भी इसको डायग्नोज किया जाता है। अब दूसरी बात आ जाती है हमारी, डायग्नोसिस हो गया तो उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे होगा।